हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो वीडियो है बेटा उसमें आज ही हुए नीट के एग्जाम्स का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं वो वन बाय वन आपको सॉल्व कराऊंगी। इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगी मैं कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, विद इन सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आया था वो है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम नंबर जब आप निकालते हो तो क्वांटम नंबर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एन जो है वो इज टू हो जाता है आपका 2l+1। ये एक सिंपल फार्मूला है जो आप क्वांटम नंबर निकालते टाइम यूज़ करते हो। इसी फार्मूला को थोड़ा सा रीयूज़ करके रीअरेंज करके उसने ऑप्शन में दे रखा है कि आपके लिए एल की वैल्यू क्या होगा। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, एकदम सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की तो आपको ये चीज़ें पता है कि जब आप क्वांटम नंबर निकालते हो तो इस क्वेश्चन का यूज़ करते हो। यहाँ पे जो एन होता है हमारा वो मल्टीपल निकल सकता है, मतलब आपको ये चीज़ें पता है ना। एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, फिर आपका पी आ जाता है उसके लिए 1 होता है, एस पी डी आ जाता है उसके लिए 2 होता है, और एफ होता है उसके लिए 3 होता है। तो सीधे सीधे आंसर निकल जाना होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एन एम टू एल की वैल्यू अगर 1 दे रखा है, +1 करते हो, आपको सीधे से समझ आ जाता है कि यार पी जो होता है ना उसके लिए कितने सब सेल्स होते हैं, 3 सब सेल्स होता है। ये सीधे पता चल जाता है, वैल्यू निकाल दिया, 3 सब सेल्स होता है, इसलिए आप ऑर्बिटल ऐसे 3 फाइंड आउट करते हैं, बनाते हो ऐसा। और यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि m का वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आप सीधे से बोल दोगे मैम 0 होगा, +1 होगा, -1 होगा। तो बस यही पूछ रहा था वो। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करो। अब यहाँ से अगर मैं l की वैल्यू निकालूँ तो l को आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, nm -1 डिवाइड बाई 2। सीधे सीधे आंसर में दिख रहा था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डी इज आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत इजी वे में क्वेश्चन को कर सकते थे सिंपल फॉर्मूले से। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे उसने दे रखा था विच वन इज अ लुइस एसिड। तो पहले तो आप लुइस एसिड का डेफिनेशन सिंपल वे में हम बात करते हैं। लुइस एसिड, तो जो लुइस एसिड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। आप या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल सकते हो या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है उसको आप बोल देते हो लुइस एसिड। तो अब बस आपको करना क्या था, चेक करना था। अगर मैं बात करूँ बेटा वाटर की, तो वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन आ गया है, तो हो गया ना 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो स्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाते हैं मॉलिक्यूल, राइट। सेकंड की बात करें तो Bf3 है हमारे पास। बी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, यहाँ पे 3 मोनोवैलेंट एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे हो जाता है आपका, सॉरी, बी का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 3। आपको पता है ये 13th ग्रुप का मेंबर है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 3 एंड 3 करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, यहीं से पता चल गया। इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, चाहिए कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, लुइस एसिड। तो आपका सीधे सीधे आंसर आ जाना है क्या, सेकंड नंबर का। तो ऐसे ना आपके क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थे। अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आंसर कर देंगे। बाकी समय भी आप चेक कीजिए ऑप्शन में, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 5 एंड 3। तो सीधे से आंसर हो जाना है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप्स का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट क्वेश्चन टाइम लेता है, पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन बनने लग जाते हैं, है ना। स्टेटमेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन इज द यूज्ड टू रिड्यूस्ड हैवी मेटल। तो यस, हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं हैवी मेटल को रिड्यूस कराने के लिए। ठीक है, जैसे मेटल ऑक्साइड है आपके पास, आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दीजिए तो उसका रिडक्शन करा देता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट होना था। ये जो स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है एक एक लाइन, तो वहाँ से बन जाएगा ये। सेकंड चीज़ बोलते हैं बेटा हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। आपने कई बार देखा होगा जो हैवी वाटर होता है हमारा, हैवी वाटर किसको बोलते हैं, D2O होता है ये। बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं या बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें इस हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है। किसकी स्टडी के लिए करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी के लिए करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में बोलता है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपका क्वेश्चन बोल रहे हैं विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है। तो पहली चीज़ तो यह हमें पता चल गया कि मेरा ए तो करेक्ट है, ए तो बिल्कुल करेक्ट है ना, बी भी करेक्ट है। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन में जाओ, जिसमें जिसमें बी करेक्ट है ना वो सब ऑप्शन को डिलीट कर दो, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपको, है ना। तो बी तो बिल्कुल करेक्ट है, तो एक तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में बी दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में बी दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। बच्चे फिर तो देखना ही कुछ नहीं है यार, सीधे से दिख रहा है डी और सी। इसको एक्सप्लेन भी करूंगी, पर फिर भी आपको मैं तरीका बता रही हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो, है ना। क्योंकि हमको पता है कि बी जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट है कि हैवी वाटर का यूज़ हम कर सकते हैं रिएक्शन स्टडी करने में।
तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा ऑप्शन में चले जाए तो हम ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, इसमें भी बी दे रखा है, इसमें भी बी दे रखा है, इसमें भी बी दे रखा है। तो सही आंसर तो आपका होना है क्या, सेकेंड वाला। सेकेंड इज द राइट आंसर। आप चेक करते हैं कि सच में राइट आंसर है क्या। तो जो डी है उसमें बोलता है कि हाइड्रोहाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट, बिल्कुल रॉन्ग है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिंगल बॉन्ड का अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, तो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन होते हैं उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है, एंड साइज छोटा होता है तो अच्छा ओवरलैपिंग होता है। अच्छा ओवरलैपिंग होता है तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होती है उसको ब्रेक करने में मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो सीधे से कॉन्सेप्ट है कि जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन होता है उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है अदर मेटल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसने लिख दिया है लोएस्ट है, तो ये तो सीधे सीधे इनकरेक्ट है, राइट। फिर लास्ट में बोलते हैं हाइड्रोजन रिड्यूस्ड ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन, रॉन्ग। आप अगर मैं बात करूँ ना तो एक आयरन हो गया, आपका जिंक हो गया, निकल हो गया, इन सबसे कम रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट है ओके, बट इन सबसे कम एक्टिव होते हैं, और इसने बोल दिया मोर रिएक्टिव। तो ये कॉन्सेप्ट से भी समझ आ रहा है अगर आपने थोड़ा भी थ्योरी की स्टडी किया है। तो आंसर हो जाना है डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएं तो देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चा, तो इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, क्या लिखा है क्वेश्चन में, होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा मीनिंग पता होगा तो होमो मतलब होता है सेम, राइट। लैप्टिक ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेम लिगेंड प्रेजेंट है, दैट्स इट। आपको बस इतना पता चल जाए ना इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये बोल रहे हैं बेटा सेम लिगेंड किस में प्रेजेंट है, सेम लिगेंड, लिगेंड किस में प्रेजेंट है। तो चेक करते हैं, ये सब दे रखा है उसने, IUPAC नॉमेनक्लेचर से दे रखा है। तो सेम लिगेंड किस में प्रेजेंट है। आपको ना किसी की स्ट्रक्चर नहीं पता है तो भी आप बना सकते हो, कैसे देखते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है जाई अमाइन निकल क्लोराइड नाइट्रो। आपको क्या समझ रहा है, इसमें नाइट्रो भी लिगेंड है और इसमें क्लोराइड भी लिगेंड है। समझ आ गया ना चीज़ें बच्चा, नाइट्रो भी है और क्लोराइड भी है, तो इसमें दो लिगेंड है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, एक तो नाइट्रो है और एक है मेरे पास क्लोराइड। तो ये तो नहीं हो सकता होमोलैप्टिक, क्योंकि होमोलैप्टिक का मतलब है सेम लिगेंड प्रेजेंट होने चाहिए। सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो बोलता है पेंटा अमीन। इसमें ना देखो आप नाम ना थोड़ा सा क्लियर करके पढ़ा करो, पेंटा अमीन, और उसके साथ बोल रहा है कार्बोनेट ऑल्सो। तो इसमें बेटा अमीन भी है, NH2 ग्रुप भी है और कार्बोनेट भी है, राइट। तो ये भी नहीं हो सकता, सेम टाइप का लिगेंड है नहीं इसमें। इसके बाद बोलते हैं ट्राई अमीन नाइट्रो क्लोराइड। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो क्या क्या चीज़ें हैं। इधर आपका नाइट्रो ग्रुप है, इधर एक्वा है, क्रोमियम है, ये भी नहीं हो सकता। ये सब जो होते हैं उसमें बहुत सारे टाइप्स के लिगेंड है, तो उसको आप होमोलैप्टिक नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको तो इस क्वेश्चन में देखो, उसमें बोलता है ट्राई ऑक्सलेट। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है आपको, ओनली ऑक्सलेट है। पोटेशियम तो मेटल है बट लिगेंड ओनली ऑक्सलेट। तो यहाँ पे बोलता है ट्राई ऑक्सलेट और कुछ भी नहीं बोला है, राइट। तो इससे हमें समझ आता है कि ट्राई ऑक्सलेट एक ही टाइप का लिगेंड है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको आप बोलोगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ना डेफिनेशन याद रखो, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्प्लेक्स हैविंग द सेम लिगेंड। जहाँ भी आपको लिगेंड अलग अलग दिख रहा है उसको आप क्रॉस कर दो, आंसर आ जाएगा फोर्थ। सो बहुत ही मतलब आपको क्वेश्चन का रिएक्शन भी नहीं पता है ना, या आपको लिखने भी नहीं आता, तो भी सिंपल लिगेंड को चूज कर करके आप आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है बेटा वो किसका दिया है आपको, बोला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप एमओ डायग्राम को याद करो, किसका एमओ डायग्राम को याद करो, N2 का। अब अगर मैं बात करूँ ना शुरू से एमओ डायग्राम बनाऊँ तो बहुत लेंदी लगेगा आपको, और आपको आता भी है। और ऑप्शन में आप देखो बहुत सारे टाइम तक तो वो सेम चीज़ को दे दिया है। आप एक बार चेक किया हो गया ऑप्शन, तो उसने शुरू में 1s वाले को तो सेम दे दिया है, तो चेंजेस कहाँ पे किया उसने, P वाले से स्टार्ट किया चेंजेस यहाँ से। इसी को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ना आपको क्या करती हूँ, जो N2 है उसका स्टार्टिंग से नहीं बनवा रही हूँ, जो मेन है उसको बनवाते हैं। तो मेन अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम इसका देखोगे तो बेसिकली क्या होता है, 2p है, राइट। यहाँ पे 2p है, ये भी 2p है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो पता है आपको, बट स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जब ये 2p है उसको जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनवाते हो तो उसमें आप जब इसको चेंज करते हैं ना, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनता है इसका एनो डायग्राम, वो बेसिकली होता कैसा है, ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपके 1 वाले बॉन्ड्स आएंगे,
इधर भी आप जाओ तो इधर 2 वाले आएंगे और इसके ऊपर में आता है 1 वाला। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा दिख रहा है? सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास होता क्या है। पहले तो ये देख लीजिए आप, तो ये जो होता है वो किससे बनता है? पी एक्स से या पी वाई से बनता है, राइट। ये बनता है आपका पी जेड से, सिग्मा पी जेड से। और ये सब के सब बॉन्डिंग होते हैं। बॉन्डिंग की एनर्जी नीचे होती है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम में बॉन्डिंग की एनर्जी नीचे होती है। वहीं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी 2p(x) एंटी बॉन्डिंग स्टार लगा दीजिए, 2p(y) स्टार, और ये हो जाता है आपका 2p(z) स्टार। तो सबसे पहला ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा किसकी दिख रही है आपको? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये सारे के सारे आप बोलते हो ना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये सारे के सारे आप बोलते हो बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो सीधे से आप यहीं से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि यार मेरा ना जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट वाले में तो दिया है बॉन्डिंग की कम है, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो दिख रहा है हमको। और सेकेंड ऑप्शन में आप देखो इसमें क्या किया है, एंटी बॉन्डिंग को पहले कर दिया है। पॉसिबल ही नहीं है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कभी भी ज़्यादा नहीं होती है, राइट। तो बॉन्डिंग से पहले एंटी बॉन्डिंग को कर दिया है, तो इसको तो आप ऐसे ख़त्म कर दो। इसके बाद वाला ऑप्शन को चेक करो बेटा, इसमें भी क्या किया है, इसने बॉन्डिंग को किया है, फिर एंटी बॉन्डिंग किया है, उसके बाद बॉन्डिंग को किया है। कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। तो पहले तो आपको ना ये समझने से पहले ऑप्शन ही देख लेने चाहिए। ऑप्शन में सीधे सीधे क्लियर हो रहा है कि हमें पता है कि बॉन्डिंग के बाद ही आता है एंटी बॉन्डिंग का, राइट। तो उसके बेसिस पे तो आप करोगे। ये भी आंसर रॉन्ग ही दिख रहा है हमको, तो सीधे सीधे इसका आंसर तो हो जाना है 1। लेकिन 1 को भी मैं थोड़ा सा आपको अभी सिखाऊंगी कि बना कैसा है। उसके लिए जस्ट एमो डायग्राम देख लेते हैं हम। अगर मैं बात करूँ एमो डायग्राम की ना, तो कुछ ऐसे एमो डायग्राम बनता है इसका। इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें तो नो डाउट आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इसमें आएगा, फिर रिपीट होगा, रिपीट और फिर रिपीट। ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NO। तो सीधे से मुझे दिख रहा है कि मेरे पास होना क्या चाहिए था, 2p(x) इक्वल होना चाहिए 2p(y) के। दोनों बॉन्डिंग क्योंकि सेम एनर्जी है दोनों की। और इसके बाद आना चाहिए आपका 2p(z) वाला जो कि सिग्मा है, राइट। इसकी एनर्जी होना चाहिए। और उसके बाद फर्दर आपका ये 2p(x) 2p(y) जो कि एंटी बॉन्डिंग है, उसकी एनर्जी होनी चाहिए। और लास्ट में आपका हो जाता है क्या, सिग्मा 2p(z) एंटी बॉन्डिंग। तो आपको सीधे से दिख रहा है। ये ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको? इसी में दिख रहा है, फर्स्ट में ये है, उसके बाद फिर ये है बराबर करके, फिर एंटी बॉन्डिंग का है। तो एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या किया है, इसको पहले कर दिया है, तो ये गलत हो गया। इसको पहले नहीं करनी है ना, पहले इसको करना है, उसके बाद फिर सेकंड देखनी है हमको। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। सही आंसर आपको 4th है, फर्स्ट नहीं है। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस। और सीक्वेंस से आपको समझ आ रहा है कि पहले हमारा आना चाहिए बॉन्डिंग वाला, तो आ गया है बॉन्डिंग वाला। उसके बाद आना चाहिए बेटा आपका सिग्मा वाला आ गया है। फिर आपका एंटी बॉन्डिंग वाला है। उसके बाद लास्ट में आपका एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा। तो जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हो ना, बहुत ईजी ट्रिक में आपको पता होता है, ये बनाना आता है ना। ये तो 12th क्लास का सिलेबस है, तो यहाँ से ये उसका क्वेश्चन बन जाने वाला है। चलिए ये क्वेश्चन करके देखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, काइनेटिक। आपको ये चीज़ें नॉर्मली पता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, इसमें भी ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। आप जो काइनेटिक्स पढ़ते हो ना, उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इनमें उसने फॉर्मूला लगा के भी दे दिया था। आप क्या निकालते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये बोल रहे हैं k, a का स्क्वायर है, यहाँ पे उसने दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और b का ऑर्डर है फर्स्ट, ठीक है। अब ये कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको बोल रहे हैं क्या कि आप ना a के कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दो। क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड। तो फिर क्या आएगा आंसर, रेट कितना आ जाएगा। तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपके यहाँ पे k है, आपने इसको 3a लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये b का 1 हो जाएगा। अगर आप a के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, सीधे से लिखिए, ये बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 9 a का स्क्वायर और ये ba1। अगर सिंपल में यही था आपका, फर्स्ट में ये था, 3 टाइम्स बढ़ाने से 9 टाइम्स बढ़ गया। तो आंसर देखिए, इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 6, इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 3 एंड डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 9। गलत है, इंक्रीज है ना, बढ़ ही रहा है वो, और कितने टाइम्स बढ़ रहा है, 9। तो क्या हो जाएगा, आंसर इज द बी। ये क्वेश्चन तो मतलब विद इन सेकेंड होने वाला क्वेश्चन था, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। ये बार बार आप देखते हो है ना, कंसंट्रेशन ए की बढ़ा दिया जाए तो ए की जगह पे आप रख देते, क्वेश्चन में दे देता बी की कंसंट्रेशन बढ़ानी तो बी का कंसंट्रेशन उतने टाइम्स बढ़ाते, अपने आप पता चल जाता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। वैसे भी
रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की, तो वो तो इंक्रीज ही होगा, तो डिक्रीज वाला ऑप्शन तो पहले ही खत्म कर देना था आपको। तो ऐसे करके आपको ये भी क्वेश्चन हो जाना था, राइट। आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो नर्नस्ट इक्वेशन होता है उसमें उसने फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स होता है NFE सेल, ये चीज़ें होता है, ठीक है। अब ये था बेटा एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन, तो पहले तो ध्यान से पढ़नी थी आपको। तो सबसे पहले जो एसर्शन है उसमें लिखा है इन इक्वेशन दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा जी आर डिपेंड्स ऑन एन। इसमें ये जो डेल्टा जी है उसका जो वैल्यू है वो एन पे डिपेंड करेगा, तो वो तो फॉर्मूला से ही पता चल रहा है ऑब्वियस कि यस वो एन पे डिपेंड करेगा। और एन क्या है पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नो डाउट हमारा जो डेल्टा जी है वो एन पे तो डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन बोलता है, रीज़न बोल रहा है, वो रीज़न बताता है कि जो हमारा ई सेल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड डेल्टा जी इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको चीज़ें ध्यान से देखना था कि इतना तो आपको पता बेटा कि जो ई सेल होता है ना वो एक्चुअल में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड डेल्टा जी जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और यही रीज़न है कि इसको हम चेंज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस केसेस पे जो असर्शन है, और यही रीज़न है कि असर्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो डेल्टा जी है वो हमारे एन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्यों एन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली इस पर डिपेंड करेगा। तो इसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि यस असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, और ये जो मेरा रीज़न है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या हो जाने वाला है, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ ऑल्सो ट्रू। कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका आंसर हो जाना है फोर्थ। क्लियर है ये चीज़ें। तो बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, फॉर्मूला अगर आपको पता है थोड़ा सा आप रिलेशन लगाइए अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। कंडक्टिविटी का क्वेश्चन, ये जो हमारे पास कंडक्टिविटी का जो क्वेश्चन था वो भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो हमारा सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है के इज होता है जी स्टार। ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, कंडक्टिविटी है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में, ठीक है। आप इसको अगर थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो हमें जी स्टार निकालनी थी, या जी हैस लिखते हैं कभी कभी डिनोटेशन में, तो इसकी वैल्यू सीधे से आ जाना था आर इंटू के कॉन्स्टेंट। अब इसने तो वैल्यू दे रखा था ऑलरेडी कि हमारे पास जो वो है आर है रेजिस्टिविटी, वो दे रखा था 60 ओम, और साथ ही उसने बचा कंडक्ट वो दे रखा था हमारा कांस्टेंट दे रखा था, वो कितना दे रखा था 0.0210 ओम। सो आपको क्वेश्चन में दोनों चीज़ दे रखे थे। अगर आपको ये फॉर्मूला, हम हमेशा जब पढ़ाते हैं तो आपको बोलते हैं ना कि इस टाइप का फॉर्मूला को बॉक्स के अंदर रखो, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मूला होता है जो नॉर्मल फार्मूला से हम डिराइव करते हैं। तो एक सीधा सा फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला में आपको क्वेश्चन को आंसर को रख देना था, तो आपके सीधे सीधे से सी के आंसर निकल जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 60 इन जो वैल्यू दे रखा है 0.0210, ठीक है। दोनों को सॉल्व कीजिए, तो सीधे से सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा आंसर। अब इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम कर सकते हैं ना, इसको 6 लिख दो, तो इस पॉइंट को यहाँ पे कर दो 0.2 कर दीजिए, तो आंसर कहीं पे आ जाएगा आपका 1.12 है ना, हाँ 1.2 के आसपास। तो जो ऑप्शन आपके 1.2, वैसे भी ना केमिस्ट्री में बहुत आसपास आंसर नहीं रहता, आप अप्रॉक्स लेके भी सॉल्व करो तो क्वेश्चन बन जाता है। तो 1.2 के आसपास का आंसर आना था, और आपका यूनिट तो पता ही है इसका कितना होता है, सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से क्वेश्चन चेक कीजिए, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन था, सीधे से हो जाना था, राइट। तो यहाँ पे आपका 1.2 के आसपास यही आंसर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा फॉर्मूला को ना हमेशा जब भी पढ़ते हो चैप्टर तो फॉर्मूला को साइड में लिखा कीजिए, आंसर अपने आप हो जाते हैं। 65 क्वेश्चन था आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जो कि 10th क्लास में भी आप पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ 10th क्लास का है, एलोट्रोपस ऑफ कार्बन, राइट। जब आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो एलोट्रोपस पढ़ते हैं, कार्बन की 3 टाइप्स का एलोट्रोपस होता है, उसमें आपका डायमंड होता है, फुलेरिन होता है, ग्रेफाइट होता है। तो बच्चे आपको ना 2 चीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन बताया, तो आप सीधे से लिख सकते हो। कैसे, देखो डायमंड की बात करें तो आपको अच्छे से याद होगा, 10th क्लास में पढ़ते हैं कि जो डायमंड होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक डायमंड जो होता है ना उसमें जो कार्बन एटम होते हैं वो 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड होते हैं, मतलब टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। अब जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है
तो मैं एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूँ तो क्या निकालोगे आप, एक कार्बन कनेक्टेड है 3 अदर कार्बन से, है ना। तो टोटल कितना हो रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो सीधी सी बात इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, जियोमेट्री क्या आ जाता है, टेट्राहाइड्रल आ जाता है। तो ये तो यहीं से समझ आ जाना था। सबसे पहला अगर मैं डायमंड की बात करूँ तो डायमंड में आपको वही ऑप्शन दिखना था कि इसमें कार्बन एटम कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ढूंढते हैं कहाँ लिखा है, तो ऑब्वियस यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्ट ऑप्शन में कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये किस में होते हैं, डायमंड में। अगर मैं बात करूँ ना डायमंड की, तो इसी में होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में होता है बच्चा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फुलेरिन की बात करूँ तो उसमें भी होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो सीधे सीधे से आंसर समझ आता है कि हमारा जो बी है उसका हो जाएगा 1, तो आप ऐसे साइड में लिखता जाया करो, 1 2 से ये ऑप्शन निकल जाता है, बी का तो हो जाएगा 1। उसके बाद बात कर लेते हैं फुलेरिन की। तो फुलेरिन आपको पता होता है कैसा होता है, कैज लाइक स्ट्रक्चर। आप जब फुलेरिन बनाते हो तो उसको बल्की बॉल बोलते हो ना, ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है इसमें, तो इसको बोलते थे केज लाइक स्ट्रक्चर। तो ये तो जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझाने का नीड नहीं है। फुलेरिन केज लाइक स्ट्रक्चर है, तो सीधे से हमारे पास आगे बच्चा सी का आ जाएगा आपका 4। जब 2 का आप निकल लेते हो ना तो पहले तो ऑप्शन में जाया करो, ठीक है। तो बी का 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको, बी का 1 देखो यहीं से खत्म हो जा रहा है। कुछ लोग ना कुछ ऑप्शन में बी का 4 दे रखा है, बी का 4 दे रखा है, तो यहीं से ऑप्शन को आप डिलीट करते जाइए। इसमें बी का 1 है, इसमें भी बी का 1 है, तो इन्हीं दोनों में से एक आंसर आएगा। तो अब आप बाकी को चेक कर लेते हैं। बाकी चेक करें तो सी को भी हमने निकाल रखा है, सी का क्या है, 4th है, दिख रहा है ना, सी का भी पता है हमको 4th है, तो सीधे आंसर आ जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। आप जब भी पेपर करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, तो आप सारे ऑप्शन को नहीं देखना होता, या सब कुछ को सॉल्व नहीं करना होता। हमें जो चीज़ें पता है ना पहले उसको सॉल्व कर लो। अगर हमें 2 चीज़ की इन्फॉर्मेशन पता चल गया है तो जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप डिलीट हो जाते हैं ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी वे में याद करो और चीज़ों को करते जाओ। ये क्वेश्चन भी बन जाना था क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा चीज़ें देखना नहीं था, है ना। अब आता है फिर से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपके में। आपको क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू द फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन। पहले तो बताइए नोबल गैस कन्फिगरेशन क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए, सीधी सी बात है यार। नोबल गैस कन्फिगरेशन, ये आपका जो 66 नंबर का क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन है ना। इसमें ये पहले तो आप बताइए कि नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन किसका होगा। अगर मैं इसको अरेंज करूँ लाइन से तो मुझे पता है कि नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर फ्लोरीन होता है, और इसके नियरेस्ट हमारा आ जाता है नियॉन। यही तो है ना नोबल गैस। और नोबल गैस कन्फिगरेशंस के लिए किसको कितनी आयन्स चाहिए होगी और साइज भी हम देखेंगे इसमें, उसके बेसिस पे आंसर हो जाएगा। और नियॉन के बाद आता है कहीं हमारा सोडियम। अगर मैं बात करूँ, ये है हमारा नोबल गैस। नोबल गैस तक जाने के लिए किसको कितने आयन्स देने पड़ेंगे, तो आपको पता है नोबल गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन के पास होता है एक्चुअल में 5 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस तक जाने के लिए उसको चाहिएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें अगर मैं 3 नेगेटिव चार्ज लगाऊं तो ये हो जाएगा क्या, नोबल गैस कन्फिगरेशन, राइट। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको भी मुझे देना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तब जा करके ये हो जाएंगे नोबल गैस कन्फिगरेशन। और इसके केसेस में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको देना होगा मुझे 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपके इसके पास होता है ज़्यादा, इसके पास अगर इसमें से मैं 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूँ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आपने घटा दिया, तब जाके ये नोबल गैस में आएगा। दोनों ही कंडीशंस में अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊं तो ये बोलता है लार्जेस्ट आयन, तो नो डाउट जो नाइट्रोजन है उसको ज़्यादा आयन्स की नीड होगी। सेकेंड चीज़, साइज़ की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं साइज़ बताऊं तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज किसी चीज़ में जितना ज़्यादा बढ़ता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो नो डाउट उसका साइज़ अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। तो जो साइज़ होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो दोनों ही केसेस में इसका आंसर हो जाना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन्स को नोबेल गैस कन्फिगरेशन लेने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स देख ले तो इसका जो आयन होगा उसका साइज़ भी लार्जेस्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाना है सीधे से नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका, इसमें तो बस स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ये आप जो पाई बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वो 11th का है। इस बार तो आपकी 11th 10th सबसे क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है कि 12th का ही वेटेज है ना। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन पेरिडीन। तो सबसे ज़्यादा जो आपको आना चाहिए था वो है पेरिडीन का स्ट्रक्चर। अब पेरिडीन होता क्या है, पहले स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है। पेरिडीन्स की स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो पेरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन की जगह एक नाइट्रोजन आ जाता है, राइट। अब इसमें ऑल्टरनेट होते हैं डबल बॉन्ड, और आपको पता है डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा।
अब कुछ बच्चे इतना ही बना के ना काउंट करने लगते हैं, तो वो स्पीड वाला आंसर होता है, वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आपको एक चीज़ भी पता होना चाहिए कि जब ये पिरियडिन बन रहा है तो इधर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो आप पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाया करो। जब भी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पूछता है ना, तो आपका काम होता है कि आप ओपन स्ट्रक्चर बनाओ। अब बस कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सिग्मा बॉन्ड कौन होते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ से देखो, एक 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 8, यहाँ का अपना 9 10 11 दिख रहा है। रिंग में ही आपके कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 और 6, और 5 हाइड्रोजन है यार, तो सीधी सी बात है, हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो आ जा रहा है 11, राइट। पाई बॉन्ड क्या होता है? मैंने पहले बताया ना, बहुत सारे वीडियोस है मेरे, आप जाके देखना यूट्यूब में, मैं ये सब चीज़ें समझाते रहती हूँ कि जहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है उसमें से एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। तो सीधे आपको दिख रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड, 11 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। तो आपके पाई बॉन्ड्स के नंबर बोले तो 3 हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा लोन पेयर। तो आपको ये चीज़ें पता है कि हमारा जो नाइट्रोजन होता है वो जब 3 बॉन्ड बना लिया रहता है, देखो नाइट्रोजन है, इसने 3 बॉन्ड बना लिया है, तो इसके पास एक लोन पेयर बच जाता है। क्यों लोन पेयर बचता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जो नाइट्रोजन है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड तो उसने बना लिया, तो बचा एक लोन पेयर। तो इस पूरी स्ट्रक्चर में लोन पेयर की बात करूँ तो वो है 1। आंसर देख लो आप, 11 3 एंड 1 किस में दिख रहा है? इसमें। तो इसका आंसर हो जाना है 11 3 एंड 1। सिग्मा बॉन्ड होगा 11, पाई बॉन्ड होगा 3 और 1 हो जाएगा आपका लोन पेयर। ऐसे करके क्वेश्चन निकल जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है, 11th क्लास का सिलेबस है। इसमें बोलता है कि चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड करेक्ट रिलेशनशिप। आपको इसमें ना करेक्ट रिलेशनशिप बता रहे हैं, पर ये किस फॉर्म में बता रहे हैं वो चीज़ चेक कर लेते हैं हम। पहले तो देखो बेटा, इसके ना जो एलिमेंट दिया है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है। आपको बहुत ईजी वे में पढ़ाया था, बैगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे ट्रिक करके पढ़ते हैं ना, तो यहीं से बिलोंग करता है। कौन सा फैमिली है ये? 13th फैमिली, राइट। तो जो 13th फैमिली होता है उसमें है बैगन आलू गाजर इन थैला। तो इनके जो मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो आपको ये चीज़ें पता होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3, इसका भी होता है 3। बच्चे नीचे आते आते क्या होता है? +3 एंड +1 होते जाता है ना। और इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। व्हाट इज द रीज़न? ये रीज़न क्या है? तो आपको एक चीज़ आप पढ़े होंगे थ्योरी में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, डाउन द ग्रुप, तो एक कॉन्सेप्ट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये बोलता है कि नीचे आते आते हमारा जो s ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यही रीज़न है कि इधर तो 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर, पर नीचे आते आते क्या हो जाता है? +1 हो जाता है। अब बस देखते जाते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। इसमें क्या कर रहा है देखो, इंडियम, इसमें दिया है आपका इंडियम I3 लगा दिया है, राइट। और उसको ज़्यादा स्टेबल बोल रहा है बेटा इंडियम I से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा है +3 क्योंकि 3 I लगाया है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा है +1। अब आपको फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि यार इसका +3 ज़्यादा स्टेबल है 1 से? नो। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो +3 से ज़्यादा +1 स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट, और इंडियम नीचे साइड से है, तो इसका +1 ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये तो हो गया गलत, ये तो रॉन्ग बोल रहा है ना। इसकी बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम तो ऊपर है और मैंने लिख दिया इसका +3 ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्या आना चाहिए था? ऐसे आना चाहिए था। मतलब अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो Cl3 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था Cl से। ऑक्सीडेशन आता है आपको, इसका 3 है इसका 1 है, तो यहाँ से भी समझ आना था, ये आंसर भी हो जाता है रॉन्ग। इसकी बात करें थैलियम की, तो थैलियम में देखो, इस थैलियम में क्या दिया है, यहाँ पे थैलियम है और आयोडीन लगा रखा है बच्चा, यहाँ पे भी थैलियम है और आयोडीन 3 है। इसमें +1 को बोल रहा है, ये +3 को बोल रहा है, तो यहीं से आंसर निकल गया। मैंने बताया ना आपको, डाउन द ग्रुप जाने से +1 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे कि जो थैलियम I3 है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्टेंस, इसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इस फॉर्म में ये रहता ही नहीं है क्योंकि ये +3 शो ही नहीं करता। ये एक्चुअल में रहता है आपका थैलियम I + I2 के फॉर्म में। ये जब आप एडवांस केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, वहाँ पे पता चलता है। तो सीधी सी बात है यार, ये तो रॉन्ग, मतलब ये एकदम सही है कि ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये आंसर सही है। यहाँ पे ये गलत बता दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, थैलियम को +3 में स्टेबल बता रहा है, राइट। तो ऐसे अगर आपको थोड़ा सा भी पीरियोडिक टेबल का नॉलेज है और ऑक्सीडेशन नंबर आपको ट्रिकी वे में समझ आता है, तो आपके ये क्वेश्चन भी बन जाने थे। इसका करेक्ट आंसर होगा 3। थैलियम +1 में ज़्यादा स्टेबल होगा, +3 में कम स्टेबल होगा। इसके बाद था आपका ये
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट में जो असर्शन एंड रीज़न होता है, ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं बच्चों के लिए ना, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे असर्शन बोलता है हीलियम इज़ यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। जो डाइविंग एपरेटस होते हैं उनमें जो वो होता है ना, हमारा हीलियम गैस होता है, उसको डाइल्यूट ऑक्सीजन के साथ यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल सही है बच्चा, है ना। जब आप सी डाइविंग के लिए जाते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हो, बहुत सारी चीज़ें, आप स्कूबा डाइविंग करने जाओगे ना, तो आपको पता होगा कि जो हमारा सिलेंडर होता है उस सिलेंडर में हीलियम गैस को मिक्स करते हैं। किसके साथ मिक्स करते हैं? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये एप्लीकेशन है यार हेनरीज लॉ का, आपने पढ़ा ये चीज़ें। तो ये जो हीलियम होता है उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है। क्यों मिक्स करते हैं तो उसका रीज़न मैं बताऊंगी आपको, है ना, फिर हम चेक कर लेंगे। तो पहले तो ये चीज़ देख लो कि यस, ये तो बिल्कुल सही है, ये जो आपका असर्शन है ना वो सही है कि जो डाइविंग एपरेटस होते हैं उसमें ऑक्सीजन प्योर नहीं होता, उसके साथ हम इनर्ट गैस हीलियम भी डालते हैं, ठीक है। बट इसका रीज़न मैं आपको बताऊं तो इसका रीज़न है कि जो हीलियम होता है ना उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड के साथ, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड्स में वो होता है कम, सॉल्युबिलिटी कम होती है ब्लड्स में। अब क्या होता है, हीलियम में सॉल्युबिलिटी कम होगा ब्लड्स में, तो इसलिए जब आप डीप सी में चले जाते हो तो इसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। अचानक आप सी के बाहर आओगे तो जब लो प्रेशर आएगा तो वो बाहर निकलने लगता है, तो एक डिसीज हो जाता है ना ब्लड में गांठ्स आने लगते हैं। तो उस डिसीज से बचने के लिए हम हीलियम को डिसॉल्व करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हीलियम जो है वो सॉल्युबिलिटी कम है ब्लड्स में, ये इसका रीज़न है। पर आपके रीज़न में क्या दे रखा है, देखो, हीलियम हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, इज इट नॉट। मतलब आप, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो पहला लाइन तो बिल्कुल सही है कि जो हमारा डाइविंग एपरेटस है उसमें हीलियम को यूज़ करते हैं, ठीक है, और किसके साथ करते हैं? ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, इज करेक्ट। सेकेंड चीज़ बच्चा कि जो हीलियम गैस होता है वो हाईली सॉल्युबल है ऑक्सीजन में, ये भी करेक्ट है। सॉल्युबल है तभी तो सॉल्युबल करके इसको सिलेंडर में भरते हैं, दोनों करेक्ट है। लेकिन इसका सही वो नहीं कर रहा है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। डालते क्यों है? डालते इसलिए हैं ताकि ब्लड के साथ ये थोड़ा कम सॉल्युबल हो। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर में? ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऐसा किस में दिख रहा है, आप ऑप्शन में देख लीजिए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, यस दोनों करेक्ट है, बट जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो ये आपका सही आंसर हो जाना है। स्टेटमेंट वाले में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में दोनों को सही करके आंसर कर देते हैं, बट वो गलत है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी है, ये भी सही है, ये दोनों का रीज़न सही है, बट जो रीज़न है ना वो ये है कि हम हीलियम इसलिए डालते हैं क्योंकि ब्लड में उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, जिससे हमको कोई डिसीज नहीं होता, जिससे हमारा वेन्स फटता नहीं है ऊपर आने के बाद। ये हेनरीज लॉ का एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद एक ये फिजिकल का क्वेश्चन था। फिजिकल के क्वेश्चन में आपको मास से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है और इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ ना तो बहुत इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले बच्चा आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो आप ये जो परसेंटेज है उसको पहले ग्राम में चेंज करो। दे क्या रखा है, CO2 है और उसका प्योर परसेंटेज दे रखा है 20%। अगर मैं इसका ग्राम निकालूँ ना तो मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप अच्छे से। पहले यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग ऑफ 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, 20% प्योर लाइमस्टोन, राइट। तो पहले तो यार हम ना मास निकालते हैं। अगर मैं बात करूँ 20% प्योर स्टोन है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 20 डिवाइड बाई 100, और कितना ग्राम ले रखा है उसने, 20 ग्राम। तो यहाँ से अगर मैं आंसर निकालूँ तो सीधे से आंसर आ जाएगा आपका ये 400 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 ग्राम कहीं। तो इतनी चीज़ें तो पता चल गया। अब ये बन किससे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन किससे रहा है, रिएक्शन तो दे रखा है, ये तो आपको बनाने नहीं बोला तो और इजी कर दिया। रिएक्शन में बच्चा उसने दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहा है ना। जब उसको हीट कर रहा है तब हमारे पास बन रहा है CaO प्लस CO2 और क्वेश्चन में पूछा है कि कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा, बस यही तो बताना है आपको, कितना मास इसका। तो आप निकालते जाइए, आपको मॉलिकुलर मास पता होता है ना। कैल्शियम का मॉलिकुलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा अगर मॉलिकुलर मास आप कैलकुलेट करें तो ये आता है। ये मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगी, आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 100 ग्राम, इसका 20 हो जाता है, इसका 14 गिन लो, तो ये 100 ग्राम, ठीक है। अब इसका अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पे इसका तो ये होता है 40 ग्राम। तो आपको इस रिलेशन से क्या समझ आ रहा है, 100 ग्राम आप जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हो, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हो तो 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो 1 ग्राम को गर्म करने पे कितना निकलेगा, 1 ग्राम को गर्म करोगे तो 44 ग्राम डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो जाएगा,
0.4 ग्राम, है ना। तो 0.4 ग्राम हो जाएगा बेटा, 0.44 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम का निकाल रहे हो। अब क्योंकि पहले उसने दे दिया है कि 20% से इतना निकल रहा है, तो मुझे निकालना है कितना तक है, 4 ग्राम का। तो यहाँ से सीधे से कॉन्सेप्ट लगाइए, अगर 1 ग्राम का 0.44 ग्राम आ रहा है तो इस कंडीशन में 4 ग्राम का क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0.44। सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो अप्रॉक्स ले लेते हैं, 4 को ले लो, सीधे से मल्टीप्लाई करो, 1.6 के आसपास आएगा, 1.7 के आसपास आएगा। अप्रॉक्स आंसर चलता है, केमिस्ट्री में पहले बताती हूँ क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसका आंसर कहीं पे 1.76 के आसपास आएगा। तो आंसर देख लीजिए आप, 1. ये आंसर इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी ना आपके मास से रिलेटेड था। इवन बच्चा आप इतना तक का जो वैल्यू है वो तो 9th क्लास में पढ़ लेते हो, आपने पढ़ा हुआ है ना, मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको बस एक कॉन्सेप्ट में 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना था। 2 बार क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ते हैं ना तो सीधे सीधे से न्यूमेरिकल फॉर्म में ये क्वेश्चन हो जाता है आपसे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्व कीजिए एग्जाम में, तो वो हो जाते हैं। ये था आपका एक ऑर्गेनोमेट्रिक का क्वेश्चन, या आप बोल सकते हैं मेटल कॉम्प्लेक्सेस वाले क्वेश्चन। इसके अगर मैं क्वेश्चंस को ध्यान से देखूं तो इसमें दे तो रखा है ऑर्गेनिक रिएक्शन करके, पर ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक का है नहीं। ये क्वेश्चन ना आपका अगर ऑप्शन को देखो तो सीधे सीधे मेटल कॉम्प्लेक्सेस का है, मतलब इनऑर्गेनिक से बिलोंग करता है, राइट। इसमें क्वेश्चन में बोलता है बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर रिएक्ट कर रहा है और जो कलर हो रहा है ना वो ब्लड रेड कलर हो जा रहा है। क्या बोल रहा है, ब्लड रेड कलर हो जा रहा है। अगर मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है और एक आप सीधे सीधे, मैं अगर बताऊं तो मैं सीधे से बता सकती हूँ कि जो Fe3 है उसमें रेड कलर आ रहा है, ब्लड रेड कलर। आपको पता होगा बेटा जो आयरन साइनाइड होता है ना, आयरन साइनाइड जो होता है उसका कलर होता है क्रिम्सन ब्लू कलर। ये तो होता है ब्लू कलर, ये तो लैब में देखते हैं हम, अगर थोड़ा सा नॉलेज लगाएं तो ये तो ब्लू कलर का होता है, राइट। अगर मैं इस एक्वस सॉल्यूशन की बात करूँ जिसमें फेरस साइनाइड है, ये भी अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात करें इसका, तो ये वायलेट कलर का होता है कहीं, ये देखा हुआ है चीज़ें, ठीक है। तो ये तो हो जाता है, ये फेरस साइनाइड्स है, ये होता है ब्लू कलर का और ये हो जाता है आपका वायलेट कलर का। और इस पूरे ऑप्शन में बस एक ही है जिसमें आपको थायोसाइनाइड वाला दिख रहा है, इसका कलर होता है रेड। तो 2 तरीके थे, अगर आपको कलर सीधे याद है कॉम्प्लेक्सेस का, जैसे प्रैक्टिकल लैब में आपको हम बताते रहते हैं ना, 12th का क्वेश्चन है तो सीधे से याद रहता है एक तो हमें कि हमारे पास जो इस टाइप का क्वेश्चन है उसका वायलेट कलर होगा, इसका ब्लू कलर होगा और इसका रेड होता है। थायोसाइनाइड बनाता है जब आयरन तो उसका रेड होता है। एंड क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दे रखा था, उसमें सीधे सीधे कलर दिए रखा है ना उसने, ब्लड रेड कलर। तो ये आंसर एक तो रटने वे में हो जाता कि 3rd ही आंसर आएगा क्योंकि रेड कलर तो इसी का होता है, और दूसरा आप ना कॉम्प्लेक्स को बना बना के देखते हैं। तो वो 2 प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये फिर से है एक आपका असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन। असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, पढ़ना शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है, असर्शन बोलता है अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। किसी रिएक्शन में जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकता है, तो वो रिएक्शन में तो फिर सीधा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है ना, जो चीज़ें आपको तुरंत नहीं समझ आता ना, थोड़ा सा रीज़न को भी पढ़ा करो आप। रीजन को पढ़ेंगे तो लिखता है कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कहीं ना कहीं ये एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन को बता रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि जो थर्मोडायनेमिक्स में हम एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते हैं ना उसको लिख लेते हैं, ठीक है। आप एक्टिवेशन एनर्जी कैसे पढ़ते हो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी में कहीं मेरे पास ये अगर रिएक्टेंट है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट, राइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हीट मैंने बाहर कर दिया, हीट मैंने बाहर किया तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई है, ऐसे बनाते हो ना ग्राफ। अगर मैं बात करूँ एक्टिवेशन एनर्जी की तो सीधे से क्या बोलोगे आप, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जितनी एनर्जी उसको चाहिए होता है, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, इस एनर्जी को आप उसका एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो सीधी सी बात है, जो ये बोल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, ये बोलता है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है वो, और जितने एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, राइट, क्योंकि ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए जितनी एनर्जी और चाहिए था बेटा उसको बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी।
अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से पूरा प्रोडक्ट तक जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये डेफिनेशन को आप पढ़ोगे तो ये तो डेफिनेशन हम लिखवाते हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ना, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी जब पढ़ाते हैं तो डेफिनेशन दिखाते हैं। तो रीज़न तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ आता है, ये जो क्वेश्चन में रीज़न दे रखा है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं कि एसर्शन क्या बोल रहा है। तो एसर्शन बोल रहा है कि ए रिएक्शन कैन हैव अ ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी। यस, कुछ रिएक्शन की ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है। अगर कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डायरेक्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा एसर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है। रीज़न तो डेफिनेशन है, तो ये भी करेक्ट है बच्चा, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये जो वर्ड बोल रहा है ना उसको ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर करेक्ट, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट। एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस को ना समझाने के लिए समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है हमको। दिखता हमको दोनों सही है, फिर दो ही ऑप्शन में हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको आपको बार बार लगा के देखना होता है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका सॉलिड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द टू एलिमेंट। कंपाउंड जो है वो दो एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है, एक ए है और एक है आपके पास बी। अब बोलता है द बी फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैक्ड। ये जो बी है बेटा वो सीसीपी बना रहा है। सीसीपी से आपको ज़्यादा याद नहीं रहता, और मैं बार बार बताती हूँ आपको, जब सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो जो सीसीपी होता है ना उसको आप एफसीसी से याद रखा करो, एफसीसी, ओके। तो सीसीपी को आप एफसीसी से याद रखो। तो आपको पता है एफसीसी बनता कैसे है, ऐसे क्यूब बना लो, ठीक है ना। और एफसीसी बनता कैसे है, कॉर्नर्स पे होते हैं एटम्स, 8 कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और सारे फेसेस पे एटम होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फेस क्यूबिक क्रिस्टल, फेसेस पे भी होते हैं ऐसे। तो टोटल अगर मैं इसकी बात करूं तो एफसीसी, बी कहाँ पे है, एफसीसी में है। तो एफसीसी में टोटल एटम कितना निकलता है, 4 निकलता है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 है, बी कितना है, 4 है। ए की बात करते हैं, ए कहाँ पे है भाई। तो ए में बोलता है ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहाइड्रल वॉइड, 1/3 ऑफ द टेट्राहाइड्रल वॉइड। तो पहले तो टेट्राहाइड्रल वॉइड पता होना चाहिए। तो आपको अगर आपने पढ़ा है सॉलिड स्टेट तो आपको पता है एफसीसी में Z निकल जाता है 4। तो बेटा जितना हमारे पास 4 होता है ना, जितना यूनिट सेल होता है उसका जस्ट डबल उसमें टेट्राहाइड्रल वॉइड होता है। तो जो एफसीसी है उसमें टेट्राहाइड्रल वॉइड होगा 8। तो आपको क्या समझ आ रहा है, बी एफसीसी में है तो बी का नंबर कितना हो जाएगा, 4। अब बोलता है टेट्राहाइड्रल वॉइड में ये प्रेजेंट है ए। टेट्राहाइड्रल वॉइड एफसीसी में होते हैं 8, लेकिन पूरा का पूरा 8 को नहीं कवर कर रहा है, वो कितना कर रहा है, 1/3। तो अगर मैं बात करूँ ए कितने में प्रेजेंट है, तो 8 का 1/3 प्रेजेंट है ए। तो आप लिख दीजिए फॉर्मूला 8, 3 और बी प्रेजेंट है 4। इस फॉर्म में तो दिया नहीं है, वो तो पूछ रहा है कि टोटल कितना होगा एटम। तो अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं पे ए जो होता है वो कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने से, सिंपली फॉर्म करने से 2 3 हो जाएगा और बी वैसी की वैसे रहेगा, 1 फॉर्म में आ जाएगा क्रॉस वॉस करके। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ए का नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा 6 हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। और बी को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा मेन स्ट्रक्चर। तो इस जो एफसीसी है उसमें टोटल कितने नंबर्स में एटम प्रेजेंट है, तो आप काउंट कर लीजिए इसको। 2 तो है ए के और बी के हैं 3, तो आंसर आ जाएगा 5। चूज़ करो ऑप्शन में, आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि आप लास्ट में लिखा है ना एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई कितना है, तो आपको समझ आ गया। हमने निकाल दिया था इसको, ए का 2 है, बी का 3 है, दोनों को प्लस करो 5, तो आंसर आ जाना था क्या, 5। देखा जाए तो ये एक सॉलिड स्टेट का इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये चीज़ें थोड़ा पता होना चाहिए कि हमारा एफसीसी है तो उसमें टेट्राहाइड्रल वॉइड कितना होता है। और टेट्राहाइड्रल वॉइड में ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना था कि 1/3 को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो 1/3 को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फॉर्मूला में सीधा लिखना था, सिंप्लीफाई करते जाना था, आंसर आपका निकल जाना था, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे बोलता है द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+, ये क्या बोल रहा है, कॉपर 2+ की स्टेबिलिटी इज मोर, ज़्यादा है बोल रहा है, देन द कॉपर प्लस। अगर मैं सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो आपको पता चलता है कि कॉपर प्लस है तो ये D10 सिस्टम है,
और कॉपर 2+ है तो D9 सिस्टम है। बच्चे आप सीधे फील्ड में अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे कि मैम कॉपर 2+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि D10 कन्फिग्रेशन है, मोर स्टेबल, फुलफिल्ड, राइट। तो कॉपर 2+ को तो होना नहीं चाहिए स्टेबल, लेकिन इसने क्वेश्चन किस में पूछ रखा था? एक्वस सोल्यूशन में। किस में पूछ रहे हैं? एक्वस सोल्यूशन। अब जब हम एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो यस, ये है फुलफिल्ड, तो ये तो बॉन्डिंग करेगा नहीं वाटर से। और इसमें है फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना बच्चा? आप डी ऑर्बिटल बनाओ, ऐसे डी इलेक्ट्रॉन बनाओ, डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये देखो एक खाली बैठ गया है। तो यहाँ से हमारा पता चलता है कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उतना ज़्यादा चार्ज होता है, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही अच्छे से ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसका रीज़न क्या है? इसने रीज़न पूछा है कि क्या रीज़न है कि जो हमारा C2+ है वो एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका रीज़न है फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो सीधे से आंसर आ जाना था इसका। फ्री इलेक्ट्रॉन का रिलेशन होता है हाइड्रोजन एनर्जी से। यहाँ पे आपका सेकंड में लिखा रखा था कि हाइड्रेशन एनर्जी ड्यू टू द हाइड्रेशन एनर्जी। नॉर्मल केसेस में आप सीधा सीधा बोलते हो कि कॉपर प्लस जो है वो स्टेबल होगा, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो ड्यू टू द हाइड्रेशन एनर्जी ये ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व होता है और ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। ये एक सबसे लेंदी क्वेश्चन था, इसको जो बच्चा पकड़ा होगा ना उसको बहुत टाइम लगा होगा। क्यों? क्योंकि तो इसके एक तो पहले स्टेटमेंट में दे रखा है, स्टेटमेंट को पढ़ना और समझना टाइम लेता है, ऊपर से कितने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, देख रहे हो आप? पूरे आपको 5 क्वेश्चन को तो पहले पढ़ना था ध्यान से। लेकिन ठीक है, लेंदी बनाया था, पर अगर थोड़ा भी टाइम आपने निकाला तो बन जाना था क्वेश्चन, है ना। स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो कि ये पूछा क्या है, करेक्ट। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। एटम ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, एलिमेंट जो होते हैं उसमें फंडामेंटल पार्टिकल होता है। तो आपको क्या समझ आना था इसका कि हाँ फंडामेंटल, लेकिन सिर्फ इसने जो नंबर लिख रखा है ना कि 2, ये यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग कर रहा है इसको। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। बी बोलता है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। यार ये तो तुम रट के जाते हो बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ही होता है, तो ये तो सीधा देख के समझ आता है कि बी हमारा करेक्ट है। ये तो सीधा रटने वाला क्वेश्चन है 11th क्लास का, है ना। फिर बोलता है ऑल आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट सो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। यस, आप ये चीज़ें भी पढ़ते हैं आइसोटोप्स, ये तो 9th क्लास का है। ये दोनों क्वेश्चन आपका 9th क्लास का है ना। 9th क्लास में जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हो तो इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ा देते हैं आपको कि जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इतना होता है और जो आइसोटोप्स होते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ये चीज़ें तो 9th क्लास का है, तो ये दोनों तो सही था हमारा। फिर बोलता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। गलत। न्यूक्लियॉन्स में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और ये क्या बोल दे रहा है? इलेक्ट्रॉन बोल दे रहा है। गलत है, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियॉन्स में तो आता नहीं है। तो अभी तक मेरा बी और सी सही है ना। डी की बात करें तो डी बोलता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्ड्स द एटम एज द अल्टीमेट प्रॉपर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ई की बात करते हैं कि डाल्टन्स थ्योरी क्या इस चीज़ को समझाया है, तो ऑब्वियस यस। तो इसका आंसर तो आ जाना था, ये भी सही है ना। तो इसका आंसर आ जाना था बी सी एंड ई। ऑप्शन में देखते हैं बी सी एंड ई ओनली, दिस द आंसर। ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था जो आपको सिंपल, अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ा है एनसीईआरटी का तो उससे क्वेश्चन बन जाना था। अब ये था बेटा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट है, और किसके लिए बोल रहे हैं बेटा? बॉयल्स लॉ के लिए। तो पहले तो बॉयल्स लॉ क्या होता है यार, यही समझ लेते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होगा जब आप गैस कांस्टेंट, गैस रिलेटेड ग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़ते हो। तो अगर मैं बात करूँ बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ में आपको सीधे सीधे याद रहना चाहिए टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो इसका फॉर्मूला किससे रिलेटेड निकाल देते हैं हम? P1 V1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहीं से निकाल देते हैं। तो इस केसेस में अगर मैं बात करूँ तो P जो होगा वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका K डिवाइड बाई V। अब इसको ना आप क्या स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में डिनोट कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हो ना y इज इक्वल्स टू mx वाला, y इज इक्वल्स टू mx, जहाँ पे y हो जाएगा P और x हो जाएगा आपका K डिवाइड बाई m, और ये पॉजिटिव है तो यस। सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू था तो हमें कर्व तो मिलना नहीं था, तो इसके तो दो जो ग्राफ है ना वो तो सीधे से आप कट कर देते हैं कि हमें मिलना तो जो है वो भी स्ट्रेट लाइन में मिलना है। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, किसके किसके बीच ग्राफ बनाऊँ बेटा? P के बीच में ग्राफ बनाऊँ और 1/V के बीच में, जैसे दे रखा है आपका, है ना।
तो P एंड 1/V के बीच में ग्राफ बनाया है, तो कहीं यहाँ पे K है, तो इसको मैं वैसे ही डिनोट कर सकती हूँ, स्ट्रेट लाइन वाले जो ग्राफ होते हैं mx y=mx + c करके आता है जो, है ना। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो स्ट्रेट लाइन वाले दो ही ऑप्शन थे हमारे पास, एक ये था और एक ये था, दोनों में चेक कर लेना था। तो अगर मैं बात करूँ चेक करने की, तो सीधी सी बात है कि जो हमारा बॉयल्स लॉ है उसका ग्राफ तो बन रहा है P एंड 1/V के बीच, तो यस बन रहा है। अब इसमें हम टेम्परेचर को देखते हैं, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है उसमें वही दे रखा है कि जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो एक बार प्रेशर यहाँ पे, इसको ऐसे करके लिखते हैं ना जी, यहाँ पे V तो कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर को देखो आप, जैसे बढ़ा रहे हो तो फिर बढ़ते जा रहा है वैल्यू। तो इस चीज़ में हमें समझ आता है कि इसका आंसर हो जाना है T3 का ज़्यादा होगा, फिर 2 का, फिर 1 का। इसका जो आंसर आना है वो होगा 1। तो आपने बहुत सारे इनऑर्गेनिक एंड जो मैक्सिमम इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन सॉल्व किया हमने इस वीडियोज़ में। मैं आपको जितने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है ना, वो अभी 1-2 दिन में ही वीडियोस डाल दूंगी, जिससे आप सीधे सीधे क्वेश्चन फटाफट से कर लेना। इससे ना आपके बहुत जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही आप क्वेश्चन को नोट्स भी बनाना, ठीक है। चलो अभी और कंटिन्यू क्वेश्चन करते जाते हैं। तो एक ये जो क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये भी असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये बर्च रिडक्शन से रिलेटेड है और बहुत ईजी वे में हम इसको समझ सकते हैं। बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बोलता है मेटेलिक सोडियम जो है उसको डिजोल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में। मेटेलिक सोडियम है मेरे पास, ठीक है, मेटल के फॉर्म में सोडियम है, उसको किस में डिजोल्व किया है? लिक्विड अमोनिया में। लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व किया है, ये आपने ना रिएक्शन में करके देखनी है, ठीक है। जब आप सोडियम मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हो तो इसका कलर ना ब्लू हो जाता है, इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। लेकिन बेटा इसका जो कलर ब्लू होता है वो किसके कारण होता है, वो मैं आपको बता दूं। तो एक्चुअल में ये कुछ ऐसा टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें सोडियम रहेगा और सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया भी रहेगा और इसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन। यस, इसका जो रीजन होता है ना ब्लू कलर का, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं सॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं सॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन किसी में होता है तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो पहले ना असर्शन को पढ़ते हैं, ठीक है, बिना पढ़े हमने इतना सारा कुछ कर लिया, पहले पढ़ो। मेटेलिक सोडियम डिजोल्व इन द लिक्विड अमोनिया गिव ए डीप ब्लू कलर। यस, डीप ब्लू कलर देता है, ये पता है आपको। विच इज पैरामैग्नेटिक, यस वो पैरामैग्नेटिक भी होगा। तो एक चीज़ तो मुझे समझ आ गया कि इसका जो असर्शन है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि बेटा यही होता है, ब्लू कलर में हो जाएगा, आप देखोगे भी, है ना, रिडक्शन रिएक्शन जब कराओगे तो 12th क्लास में आप प्रैक्टिकल करोगे, आप देखोगे ये ब्लू कलर में हो जाता है। और ये जो ब्लू कलर में होता है वो किसके कारण से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस के कारण, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस करके ही ये कॉम्प्लेक्स को बनाता है, राइट। अब आगे क्या लिखता है ये? द डीप ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो ये तो रॉन्ग हो गया, है ना। आपको मैं बता दूं तो बाद में ये अमाइड फॉर्म करता है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना कि बाद में ये अमाइड तो फॉर्म करता है, लेकिन जैसे अमाइड का फॉर्मेशन होता है ना तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? कलरलेस। बस रिडक्शन में आप देखना कि जैसे ही आप सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डालोगे वो पहले तो ब्लू कलर का हो जाएगा, और ब्लू कलर का रीजन क्या होगा? ड्यू टू द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, इसको सिंक्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण ब्लू कलर हो जाता है। पैरामैग्नेटिक भी होता है, लेकिन थोड़े ही टाइम में वो एमाइड को फॉर्म करता है, एमाइड को फॉर्म करता है, लेकिन जैसे एमाइड फॉर्म होता है ना उसका कलर कलरलेस हो जाता है, ब्लू से क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। तो यार ये चीज़ तो गलत बोल रहे हैं कि डीप ब्लू कलर जो होता है वो एमाइड के कारण आता है, तो ये तो गलत हो गया। तो बस आंसर क्या आ जाना है? असर्शन इज अ करेक्ट बट रीजन इज अ रॉन्ग। तो आंसर दुपला बेटा, ए इज अ करेक्ट, ए इज अ ट्रू बट आर इज द फॉल्स, दिस इज द आंसर। एमाइड फॉर्मेशन करेगा बट एमाइड के कारण कलरलेस होगा, पर इसमें क्या दे दिया इसने? डीप ब्लू कलर हो जाता है, तो ये गलत हो जाता है चीज़ें। तो आपका इसका आंसर हो जाता है ए इज द ट्रू बट आर इज द फॉल्स। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बिल्कुल मतलब बहुत बार करते हो आप, है ना। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं स्कूल में तो आपको सीधे सीधे से जल्दी जल्दी काउंट करना होता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है बोल रहा है। अगर आपको सबकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है ना बेटा तो फटाफट काउंट हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? क्वेश्चन देखते हैं पहले। एमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं? नॉट हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ों को लिख लिया करो, हमेशा गलती होता है। किस में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है? सीधे से करके देखते हैं, ठीक है। अमोनिया है, मुझे पता है नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया। क्या दे रखा है बेटा? AlCl3 दे रखा है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3 और यहाँ पे 3, कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो मुझे ये आंसर मिल गया, ठीक है।
फिर आ रहा है आपका BeCl2। वैलेंसी आपको सबको पता होता है, पीरियोडिक टेबल में पता है हमको। इसकी वैलेंसी होती है 2, यहाँ पे 2 नया इलेक्ट्रॉन आया है तो इसका तो हो जाएगा बच्चा 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। ये दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन की बात करें तो बच्चा कार्बन टेट्रावेलेंट है, पढ़ते हो आप, तो इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इधर 4 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी फटाक से हो गया। कितना जल्दी हो रहा है ये क्वेश्चन, देख के आपको लगता है यार इतने सारे में चेक करना पड़ेगा। बहुत फास्ट हो रहा है ना। फॉस्फोरस के पास अपने आप का 5 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, ये 5 और आ गया है तो कितना हो जाएगा इसका 10 इलेक्ट्रॉन। तो बस निकाल लो किसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1, 2 और ये 3 स्पीसीज है हमारा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 3 स्पीसीज है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी विद इन सेकेंड बन जाना था अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद हो जाता है 11th क्लास में। बात करते हैं ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें बच्चा इसको मैच करने का मैं इस तरीका सिखाती हूँ आपको। इसमें बोलता है सबसे पहले पर ऑक्साइड। इसमें क्या लिखा है, पर ऑक्साइड। तो आपको ये चीज़ पता है ना, पर ऑक्साइड कैसे बनता है, मेटल ऑक्सीजन ऑक्सीजन मेटल, इसी को तो आप बोलते हो पर ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं जिसमें, राइट। तो मेटल इस, तो ऑप्शन में देखो किसमें है इस टाइप का, इसमें दिख रहा है सीधे से SOOS। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड 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 सीधे से दिख रहा है। तो आप सीधे से कर देना, पर ऑक्साइड बोला है मतलब 2 ऑक्सीजन बीच में होना चाहिए। तो ए का तो आ जाएगा आपका थर्ड आंसर, राइट। अब बाकी चेक करते जाते हैं। बी में क्या बोल रहा है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। जल्दी से ना फॉर्म उसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। आपको पता है सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, तो एक तो ऑक्सीजन के साथ बना लिया और ऑक्सीजन के साथ बना लिया, एक OH के साथ बना लिया, एक OH के साथ बना लिया। अब ढूंढते हैं ऐसा कुछ है क्या। तो देखो कुछ से ऑप्शन में ऐसा है, इसमें बन रहा है मेरे पास 2SOH 1OS। नो, गलत है। अगर मैं वैसे फॉर्म में देखूँ तो इसमें मेरे पास 2SOH बॉन्ड है और 2S डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, तो ये दिख रहा है ऑप्शन में थर्ड। इसमें बोलता है नहीं, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, थर्ड में तो ये वाला था, ये तो फर्स्ट ही निकाल लिया हमने। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें 2 SOH बॉन्ड बनते हैं और 2 S डबल बॉन्ड O बॉन्ड बनता है। तो यस, हमको आंसर पता चल गया। ए का आ जाएगा थर्ड और जो बी है उसका आ जाएगा फोर्थ। बी का आ जाएगा फोर्थ। अब तो सीधा यार ऑप्शन में चले जाते हैं और बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन में चले जाते हैं। ए का थर्ड जिसमें है और बी का फोर्थ जिसमें है। तो ए का थर्ड तो बेटा दिख रहा है, 2 खत्म कर दिया हमने, ए का 1 1 दे दिया है ना। तो ऐसे तो ट्रिक होता है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब हम चेक कर लेते हैं बी को। तो बी इसमें भी 4 दे रखा है, इसमें भी 4 दे रखा है, ठीक है, तो काम नहीं आया। अब चेक कर लेते हैं सी को। सी में क्या बोलता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा होगा ना तो आप डी को चेक कर लो, डी में ज़्यादा इजी मिल सकता है। सल्फ्यूरस एसिड, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि H2SO4 है, उसमें से आप एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ये होगा सल्फ्यूरस एसिड। तो इसकी भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ मैं तो क्या हो जाएगा यार, इसके पास तो 2 ऑक्सीजन है और OH है। तो आपको क्या लग रहा है, एक तो बॉन्ड है मेरे पास S डबल बॉन्ड O और 2 बॉन्ड है मेरे पास SOH। ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ये वाला दिख रहा है ना, 2 SOH बॉन्ड है और 1 S डबल बॉन्ड O है। तो ये समझ आ गया मुझे कि जो मेरा सल्फ्यूरस एसिड है उसका आंसर होना चाहिए 3। तो मेरा सल्फ्यूरस एसिड है उसका आंसर होना चाहिए 3। डी का होना चाहिए, डी का आंसर होना चाहिए कौन सा, 2। डी का आंसर होना चाहिए 2। तो ऐसा मैच कर लो आप, 2 ही तो ऑप्शन बचे थे हमारे पास। तो एक में डी का 1 दे दिया, एक में 2 दे दिया, तो आंसर क्या आ जाना है फर्स्ट। चेक पर कर पा रहे हो ना आप, बहुत इजी वे में निकल गया। आपने फर्स्ट ही चेक करते ना 2 ऑप्शन को खत्म कर देते। फर्स्ट को चेक करके बेटा 2 ऑप्शन खत्म कर देते, फिर बी दोनों में सेम था तो बी को चेक करने की जरूरत नहीं थी आपको, सी और डी में चेक करते आंसर सीधे से निकल जाता। तो इसका आंसर आ जाना है 1। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें भी आपको बोलते हैं कि यार हुकल रूल्स बताइए आप। एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है, जीओसी आप पढ़ते हो, जीओसी में एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को तो बेटा मैंने इतना अच्छे से वीडियो बनाया ना, आपको अगर आपने अगर मेरा चैनल नहीं देखा है तो आप उसमें जाके देखना, SP केमिस्ट्री क्लासेस, उसमें एरोमेटिसिटी पढ़ाया मैंने। तो एरोमेटिसिटी में बहुत ट्रिकी वे में आपको बताया है कि कौन सा हकल रूल को फॉलो करता है, कौन सा हकल रूल को नहीं फॉलो करता, कैसे हम एरोमेटिसिटी को चेक करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाने वाला है बहुत डिटेल में। अब क्योंकि मुझे तो पता है हकल रूल्स होता क्या है, तो मैं बस थोड़ा सा आपको बता दूँ। हकल रूल्स होता है 4n+2 रूल, इज कॉल्ड है हकल रूल। किसके लिए, एरोमेटिसिटी के लिए, एरोमेटिसिटी के लिए, ठीक है।
और हगर रूल होता है 4n रूल, 4n रूल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है कि इसमें से कौन सा स्पीसीज है जो हकर रूल को, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज विच ओबे द हकर रूल्स। ठीक है, हकर रूल्स के अकॉर्डिंग कितने नंबर्स में यहाँ पे स्पीसीज है। तो आंसर चेक कर लेते हैं हम, कितने नंबर्स में स्पीसीज है जो हकर रूल को फॉलो करता है। 4n+2 रूल लगाते जाइए, इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाइए, आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5, यहाँ से 2 गिनते जाते बेटा, 2 3 4, ये 10, ये हो जाता है आपका 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखो हगर रूल को फॉलो कर रहा है क्या, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना। तो आप सीधे से करो 4 और एन, आप एन की वैल्यू क्या रखें कि 10 आ जाएगा, तो आप 2 रख दीजिए, +2 = 10 इलेक्ट्रॉन। यस, ये तो फॉलो कर रहा है। अगर n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 आप कुछ भी लिख सकते हो। अब क्योंकि फर्स्ट वाला 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अगर आपने रखा वैल्यू तो यस 10 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्यूपाई करता है, तो यह हकर रूल को फॉलो करता है। ठीक है, इसकी बात करें बेटा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल है हमारे पास इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है, आएगा क्या हकर रूल से, तो आप करके देखेंगे। यस, अगर मैं 4 के पास n की वैल्यू 1 रख दूँ +2 तो ये आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी हकर रूल को फॉलो करता है। इसकी बात करें तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ जा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो हकर रूल को फॉलो कर रहा है क्या, तो 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें तो ये भी फॉलो कर रहा है एक्चुअल में हकर रूल्स को, क्योंकि हकर रूल वो भी तो होता है ना 4n सिस्टम। तो यहाँ पे 4 में n की वैल्यू 1 रख दें तो ये 4n सिस्टम तो होगा, तो ये भी फॉलो कर रहा है। ओके, ये भी कर रहा है। इसकी बात करें तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फॉलो करेगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फॉलो करेगा। 1 2 3 4 टोटल इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। आपकी इसकी बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी फॉलो करता है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर फॉलो हकल रूल्स। तो अगर बच्चा हकल रूल सिर्फ 4n+2 को अगर मैं लूँ ना, 2 टाइप्स का होता है ना भाई, तो 4n+2 को लूँ तो इसके बेसिस पे मेरे वो स्पीसीज जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो स्पीसीज जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, स्पीसीज जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो फिर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू को 0 रख दो तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। n की वैल्यू को अगर आप 2 रख देते हैं तो उस केसेस में आपके 1 रख देते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बच्चा। और उसके बाद अगर आप इसमें 2 रख देते हैं तो 8 एंड 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 3 रखने से क्या आ जाएगा, 12 एंड 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप का स्पीसीज ढूंढ लो। तो अगर मैं बात करूँ इस बेसिस पे अगर हमें आंसर करना हुआ तो आंसर तो हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो आप देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मैंने बना दिया, ये वाला है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें बेटा तो ये 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और ये जो है आपका 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो मेनली एरोमेटिसिटी का अगर हकल रूल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 एंड 4 स्पीसीज है जो फॉलो कर रहे हैं। अगर 4n को लेगा तो ये 6 स्पीसीज फॉलो करेगा। इसमें थोड़े से डाउट्स है कि वो हकल रूल किस बेसिस पे ले रहा है, ठीक है। इसको मैं और क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कि ये तो रटने वाला क्वेश्चन था, कहीं आपके एनसीईआरटी बुक में कहीं छोटा सा लिखा रहता है प्यूमेस जो स्टोन होता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो आप इसे याद रख लीजिए। ये एग्जाम्पल है फोम का, ठीक है। ये एक फोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। फोम बहुत ज़्यादा सॉलिड सोल नहीं है, जेल भी नहीं होता है, ये फोम होता है, तो आप इसे सीधे याद रखो। अब है क्वेश्चन आपका थर्मोडाइनमिक्स रिलेटेड। थर्मोडाइनमिक्स में क्वेश्चन जो दे रखा है उसको अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बोल रहा है, देखिए इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है। किसके किसके बीच रिलेशन पूछा बच्चा आपका, इसमें देखिए चेंज इन इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। अगर नॉर्मल में फॉर्मूला याद है तो हमें पता है कि हमारा जो चेंज इन इंथैल्पी है वो इज टू हो जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, ये होता है हमारा रिलेशन। अब इस फॉर्म में तो दिया नहीं है ऑप्शन को किस फॉर्म में दिया है, एनआरटी के फॉर्म में दिया है। तो आपको पता है आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पी वी इज टू एनआरटी, तो पी वी इज टू एनआरटी होता है, और यहाँ पे हमने चेंजेस के फॉर्म में लिखा है तो इसको भी हम चेंज के फॉर्म में लिख देंगे।
और किसके लिए दे रखा है, गैस के लिए दे रखा है। तो यस, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद है तो सीधा सीधा आंसर बनना था, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। और इस फॉर्म में अगर लिखूँ मैं तो डेल्टा जी आर टी के फॉर्म में लिख दीजिए डेल्टा एच। तो आंसर क्या दिख रहा है, सीधे सीधे ये। यार ये क्वेश्चन तो विद इन सेकंड होने वाला क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स में आप ये बार बार पढ़ते हो, है ना। चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी में चेंजेस क्या होता है, या रिलेशन क्या होता है। तो बेसिक रिएक्शन तो हम ये दिखवाई देते हैं आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तो आपको पता होता है। आइडियल गैस के लिए पीवी इज टू एनआरटी, दोनों को मिक्स करके नया क्वेश्चन बना दीजिए आप, नया फॉर्मूला, और सीधे आंसर हो जाना था। क्लियर है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पूछ रहा है विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज अ मोर स्टेबल। ये क्या बोल रहे हैं, मोर स्टेबल। बच्चा आपने स्टेबिलिटी को दो चीज़ों से बताते हो, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट से बताते हो और एक उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से बताते हो, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से बताते हो, ठीक है। अगर मैं चेक करूँ ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट ये चेक कर रखा है, ऑलमोस्ट सभी के जो कोबाल्ट्स हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो यार ये रूल तो हमारा खत्म हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करके तो हम निकाल सकते हैं, चेक करके देखना, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिपेंड करेगा किस पे, लिगेंड पे। तो आपने 12th क्लास में पढ़ा था किलेशन, जहाँ भी किलेटिंग लिगेंड होता है जो किलेशन फॉर्म करता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब आप चेक करो तो एक है मेरे पास कोबाल्ट जिसमें नाइट्रोजन है, जिसमें अमोनिया अटैच है, कोबाल्ट के साथ अमोनिया है और उसके साथ एनो ग्रुप भी है। बना के भी देखने की ज़रूरत नहीं था बेटा, सीधे सीधे बनना था। यार ये जो लिगेंड है ना वो किलेशन लिगेंड तो है नहीं, सीधा सीधा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनना था और सिंपल सिंपल सा, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सबका सेम है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये किस टाइप का लिगेंड है, एथिलीन डाई अमीन। क्या होता है फॉर्मूला, इस लिगेंड का फॉर्मूला होता है एथिलीन डाई अमीन NH2, राइट। इधर से भी CH होगा, NH2 होगा, ये होगा बेटा एथिलीन डाई अमीन। जब मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूँ ना तो ये कॉम्प्लेक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनता है। इसमें क्या होता है, किलेशन का फॉर्मेशन होगा। इस कॉम्प्लेक्स में बना के दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि आंसर तो यही होगा, क्योंकि किसी में भी किलेशन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। देखिए आप सीधे सीधा ये सब मोनोडेंटिन लिगेंड है, मोनोडेंटिन लिगेंड, मोनोडेंटिन लिगेंड, है ना। ओनली एथिलीन डाइमीन इज द बाइडेंटिन लिगेंड, और जो बाइडेंटिन लिगेंड होता है वो एक्चुअल में किलेशन फॉर्म करता है, कुछ ऐसा। और ऐसा, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, किलेशन फॉर्म कर रहे हैं। एक Cl इधर है, एक Cl इधर है। तो रिंग में जो किलेशन फॉर्म करता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। कोई भी लिगेंड जो किलेशन फॉर्म करता है वो हमेशा स्टेबल होता है। तो आपका सीधा सीधा आ जाना था आंसर ये। और ये किस पे बेस्ड क्वेश्चन था आपका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिगेंड बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको बार बार पढ़ाया जाता है। नॉर्मल लिगेंड है तो नॉर्मल जैसा बिहेव करेगा यार, लेकिन अगर कोई लिगेंड किलेशन फॉर्म कर रहा है, जैसे डाइडेंटिन लिगेंड ना, बाइडेंटिन लिगेंड दो साइड से डिनोट करता है ऐसे। अगर मैं कोबाल्ट बनाऊँ तो कुछ ऐसे डिनोट करता है, ये दो साइड से डिनोट करता है। तो ये ना किलेट रिंग फॉर्म करता है, किलेशन रिंग फॉर्म करता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे रिंग बनाता है, इधर Cl और इधर Cl। तो आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए, ड्यू टू द किलेशन इफेक्ट यहाँ पे बाइडेंटिन लिगेंड है, ये जो है वो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेकंड। कर रही हूँ मैं बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना आपका 95 नंबर्स का, इसको खुद ही ट्राई करना आप। सॉलिड स्टेट का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा। अगर आपको पता है चीज़ें ना कि ऑक्टाहेड्रल और 8 सेंटर्स में कितने ऑक्टाहेड्रल होते हैं तो उससे क्वेश्चन बन जाना है ना। अब जो समझाने वाला क्वेश्चन है वही मैं आपको समझाऊंगी। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग सा है। इसमें भी स्टेटमेंट के फॉर्म में जो है, और क्वेश्चन बोल रहे बेटा इनकरेक्ट कौन सा है। तो बस 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं यार। सबसे पहला क्वेश्चन पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है all the transition metal except the sodium form MO oxide which are ionic। चलो इसको तो हम रख देते हैं, अभी जो चीज़ें पहले बनते हैं ना उसको पहले बनाना चाहिए। हो गया क्या, बी को देखते हैं ना। बी को बोलता है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कोरिस्पॉन्ड टू द ग्रुप नंबर इज दिस। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बेटा, स्कैंडियम से Mn तक जा रहा है। फटाफट बनाओ आप। स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेटियम होता है, क्रोमियम और फिर मैग्नीज, है ना। कैसा बना रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, आपको बोल रहा है O3 लगा दो, इसमें O4 लगा दो, यहाँ पे आप O5 लगा दीजिए, ये 2 करके O6, और इसको बोल रहे हैं O7 लगा दो, O7।
ऑक्सीडेशन नंबर सीधे से फाइंड आउट करो। इसमें 3 ऑक्सीजन अटैच है, 2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3 राइट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा +4, इसका हो जाएगा +5 +6 और ये +7। यस, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कोरिस्पॉन्ड टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेंड इन द दिस 2 डेज। सही बोल रहा है ये। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये तो है मेरा करेक्ट। लिखते जाया करो आप, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, हमेशा कंफ्यूजन होता है, फिर ये है करेक्ट। इसको देखते हैं, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम दिस 2 डेज। यार बच्चा बेसिक करेक्टर क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, V2O3 है, ठीक है, फिर V2O4 है, और उसके बाद आ जाता है आपका V2O5। आपको हर बार ही समझाया जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर लगा के चेक किया करो, इसका +3 आ जा रहा है, +4 आ जा रहा है, +5 आ जा रहा है। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि एसिडिटी का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा जब हम इधर से इधर जा रहे हैं ना तो एसिडिटी बढ़ रहा है, मतलब बेसिक करेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसमें क्या बोला है, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि जो हमारा बेसिक करेक्टर होता है वो इन्वर्सली का प्रोपोर्शन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट से, सीधे याद रखो। और जो हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी होती है ना, एसिडिक, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो बेसिक करेक्टर्स कम होगा अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो ये मेरा इनकरेक्ट वाला आंसर एक आ गया, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस बोल रहा है, जबकि बेसिक करेक्टर डिक्रीज होगा, राइट। इसकी बात करते हैं, तो ये बोल रहा है डिजॉल्व इन द एसिड टू गिव दिस सॉल्ट। अभी मुझे इसका पता नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शन में देख लेंगे, जो चीज़ नहीं पता है ना उसको थोड़ा ऑप्शन में चेक कर लेना कि क्या हो सकता है आंसर। इसको देखते हैं, इसकी बात करें तो इसमें है क्रोमियम ऑक्साइड इज बेसिक बट दिस इज, हाँ ये आप पढ़ते हो, क्रोमियम है ना वो अगर अपना लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है तो वो बेसिक नंबर, बेसिक नेचर का होगा। यहाँ पे क्रोमियम क्या है, +2 है, तो यस ये बेसिक का होगा बेटा। ठीक है, इसके बाद क्रोमियम किस में है, +3 में है। तो ये ना बेसिक और एसिडिक दोनों जैसा बिहेव करता है, और जो बेसिक एसिडिक दोनों जैसा बिहेव करता है उसको आप बोलते हो एम्फोटेरिक, उसको आप क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, राइट। अब क्रोमियम को और बढ़ा दो आप, अभी क्रोमियम को और बढ़ा दीजिए, तो जैसे बढ़ाओगे वो एसिडिक नेचर का होगा। तो स्टेटमेंट में देखो क्या बोल रहा है, दीज आर बेसिक बट दीज आर एम्फोटेरिक। यस करेक्ट है, तो ये भी तो करेक्ट है। तो मुझे 2 चीज़ें तो पता चल गया यार अभी से कि ये भी करेक्ट था मेरा, ये भी करेक्ट है। तो बी और ई वाले ऑप्शन को खत्म कर दो, जिसमें जिसमें बी है जिसमें जिसमें ई है ऑप्शन खत्म कर देते हैं। तो एक तो बी इसमें दिख रहा है, ये तो करेक्ट था, और एक बी इसमें दिख रहा है, ये भी करेक्ट था। और अभी मैंने चेक किया कि ई भी मेरा करेक्ट है, और पूछा क्या है इसने, इनकरेक्ट पूछा है। तो देखो मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता था, डी के बारे में, राइट, फिर भी मैं आंसर कर सकती हूँ क्योंकि मैंने सी तो निकाल लिया था और बाकी ऑप्शन मुझे पता था। तो इसका आंसर हो जाना है क्या, सेकंड। तो कभी कभी ऐसा जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना उसको देख के तुरंत ही डिलीट नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सारी स्टेटमेंट को। आपको जो स्टेटमेंट आता है उसको सॉल्व करो और आप ऑप्शन को कट करना सीखो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे मेरा आंसर आ गया सेकंड, जिसमें मुझे डी के बारे में पता भी नहीं था। आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको केमिस्ट्री अगर डिटेल एडवांस टू बेसिक टू डिटेल जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में विजिट कर सकते हैं, साथ ही आप वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं।